Assalamu alaikum. Welcome to my channel. So today we are talking about the age of Chaucer. ये भी एंग्लो नॉर्मन पीरियड ही चल रहा है जिसको हम मिडिल इंग्लिश कहते हैं। इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था द मिड एंग्लो नॉर्मन पीरियड बिफोर चौसर। अब आता है एज ऑफ चौसर। ये है 14 सेंचुरी। एज ऑफ चौसर कहलाती है 1300 टू 1400। 14 सेंचुरी जो मुकम्मल है वो एज ऑफ चौसर है, जिसका जो मरकज़ी किरदार है, जो मेन कैरेक्टर है, ऑथर है, वो चौसर है। जेफरी चौसर उसका पूरा नाम। ही इज़ कॉल्ड द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ इंग्लैंड, ही इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री एंड ही इज़ आल्सो कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसां। अगर हम इस एज की हिस्टोरिक बैकग्राउंड की बात करें तो 100 ईयर वॉर बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस चल रही है। अब ये जंग क्यों मतलब चल रही है, इसका एक रीज़न है। बिकॉज जब हमने पढ़ा था कि एंग्लो सेक्सन एज ख़त्म होती है जब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट होता है, विलियम द कनकरर वो आके इंग्लैंड के एंग्लो सेक्सन किंग हेरोल्ड गॉड्सविंसन को 1066 में डिफीट करता है। तो अब ये जब होता है तो वो फ्रेंच था, विलियम द कनकरर। तो उसने इंग्लैंड के साथ साथ फ्रांस पर भी अपनी हुकूमत जारी रखी थी। और विलियम द कनकरर के बाद जो भी किंग आया उसने भी फ्रांस पर अपनी हुकूमत जारी रखी इंग्लैंड के साथ साथ। तो आहिस्ता आहिस्ता फ्रांस में एक तरह का तनाव बढ़ता गया, अंदरूनी बगावत शुरू हुई। और उसमें जो आखिरी कील था, ये मैंने थोड़ा सा एक बनाया है आपको समझाने के लिए। वो इस बात से हुआ, इंग्लैंड का किंग है एडवर्ड थर्ड और उसकी जो मदर है वो है इज़ाबेला। उधर फ्रांस का किंग है, वो मतलब एडवर्ड को ही मतलब किंग वो करते हैं, लेकिन इज़ाबेला का भाई है चार्ल्स फोर्थ, वो उधर फ्रांस में है, जो उसके अंडर फ्रांस की सारी रियासत है। अब 1328 को जब चार्ल्स फोर्थ की डेथ होती है तो इज़ाबेला कहती है, क्योंकि उसका कोई बेटा नहीं था, क्योंकि उसका कोई हेयर नहीं है जिसको किंगडम दी जा सके, तो मैं ये फरमान जारी करती हूँ कि जो मेरा बेटा एडवर्ड थर्ड है, जिसकी उम्र उस वक्त 15 साल थी, तो वो फ्रांस का भी किंग है। अब जब ये फरमान फ्रांस पहुंचता है तो उनका जो सालों से दबा हुआ गुस्सा है वो निकलता है और जंग स्टार्ट हो जाती है। और ये जंग 100 साल तक जारी रहती है। और यूँ नहीं है कि ये पूरा 100 साल मुसलसल लड़ते रह गए हैं, नहीं, वो थोड़ा सा टाइम के लिए लड़ लेते, फिर दोबारा वो हो जाती, फिर दोबारा थोड़े टाइम के लिए जंग। लेकिन ये जंगें छोटी मोटी 100 साल तक चलती रह गई थी। और सिर्फ ये नहीं, इंग्लैंड को इसके साथ साथ अंदरूनी जंगों का भी सामना था, जिसको हम वार ऑफ रोजेस कहते हैं। लेकिन वो हम जो अब आगे एज डिस्कस करेंगे आफ्टर चौसर वाली, उसमें आएगी, तो वो उसमें अभी ये सिर्फ 100 ईयर वार शुरू होती है। और उसके बाद आती है ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ आती है 1348 टू 1349। ये एक प्लेग किस्म की थी, एक वबा थी। लेकिन ये एक साल में यूरोप की तकरीबन 60%, 30 to 60% जो आबादी थी उसकी डेथ हो गई थी। और ये जो ब्लैक डेथ है ये 1362 को भी रीअपियर हुई, 1367 और फिर 1370 में भी रीअपियर होती है। और पूरी जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो 3.75 मिलियन रह जाती है 450 मिलियन से, मतलब कि 1/4 आके बचता है। अच्छा, एक ब्लैक डेथ आ गई है, एक वो 100 ईयर वार स्टार्ट हुई है। पॉलिटिकल बैकग्राउंड को अगर देखा जाए तो एक पीसेंट्स रिवोल्ट है जिसको टेलर रिबिलियन भी कहते हैं। टेलर रिबिलियन इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पीसेंट रिवोल्ट का जो लीडर था उसका नाम टेलर था। अब ये क्यों होता है? अब चूंकि जंग हो रही है तो वो टैक्सेस हाई कर देते थे पीसेंट्स के लिए, टू गेट द फंडिंग फॉर द सोल्जर्स फॉर द कंट्री हु इज़ एट वॉर। अब उसके लिए फंडिंग के लिए तो उनको पैसा चाहिए, तो वो अपने उनके ऊपर टैक्सेस हाई करते गए, इतने हाई किए कि आखिर उन्हें रिवोल्ट करना पड़ा और जंग करनी पड़ी। तो ये तो हो गया हमारा पॉलिटिकल हिस्टोरिक बैकग्राउंड। अब हम आते हैं चौसर। चौसर की जो राइटिंग है ना, उसके हैं 3 पार्ट्स। वो जो डिवाइड करते हैं चौसर्स की राइटिंग्स को, पहला जो है उसको फ्रेंच पार्ट है, दूसरा जो है वो इटालियन पीरियड है, एंड थर्ड जो है वो इंग्लिश है। अब इम्पोर्टेंट राइटिंग अगर अंडर फ्रेंच इन्फ्लुएंस अगर हम देखें, उसकी अहम
तरीन राइटिंग्स फ्रेंच इन्फ्लुएंस के अंदर, तो वो हैं 3। एक तो उसने रोमन डी ला रोज़ जो हमने पढ़ी थी एंग्लो नॉर्मन पीरियड में, एक रोमांस था, उसकी ट्रांसलेशन की। फिर उसने लिखी बुक ऑफ डचेस, जिसको हम कहते हैं द डेथ ऑफ ब्लांशे, एक एलेजी है, एक उसने ये लिखी। और उसने लिखा ABC अ प्रेयर टू द विर्जन, एक लॉन्ग पोएम है ये वाली। ये उसके जो 3 वर्क हैं ये फ्रेंच इन्फ्लुएंस के अंडर आते हैं। फिर स्टार्ट होता है इटालियन पीरियड, क्योंकि वो इटली में वो डांटे, बोकाशियो और पेट्रार्क का बहुत बड़ा फ़ैन था, यानी उनसे बहुत इम्प्रेस्ड था, बोकाशियो, पेट्रार्क और डांटे से। और ये तीनों जो है इटली में रेनेसां उस वक्त स्टार्ट हो चुका है। रेनेसां कहते हैं कि रिवाइवल को, रिबॉर्न को, हर चीज़ में एक जिद्दत आ रही थी। और ये इटली और फ्रांस के, यूरोप के दूसरे जो ममालिक हैं वहाँ पे काफ़ी अर्सा पहले शुरू हो गया था। जब यहाँ पे अभी एंग्लो नॉर्मन पीरियड है इंग्लैंड के अंदर, तब वहाँ पहले ये शुरू हो चुका हुआ था। अच्छा, इस पीरियड के अंदर जो उसने चीज़ें लिखी थी, एक तो उसने हाउस ऑफ फेम लिखा इटालियन स्टाइल में, पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स लिखा, और उसने ट्रॉलेस एंड क्रीसीड लिखा, जिसको हम लेजेंड ऑफ गुड वीमेन भी कहते हैं। और अगर हम उसके इंग्लिश फेज़ की बात करें तो इंग्लिश फेज़ में उसने सिर्फ एक ही पोएम वो लिखी, बुक लिखी है, द ओनली वर्क ऑफ चॉसर रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज इज़ कैंटरबरी टेल्स। He wanted to write 120 stories but died soon and could not be able to finish his work, and he was able to only write 24 stories. 24 स्टोरीज़ वो लिखने के काबिल हुआ था। ये भी उसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक अनफिनिश्ड वर्क है। ये नहीं है कि उसने इंग्लिश में जो वर्क लिखा उसने फिनिश किया, लेकिन ये उसका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलिब्रेटेड वर्क है, द कैंटरबरी टेल्स। क्योंकि अगर हम देखें ना कि एंग्लो सैक्सन जो पोइट्री थी वो काफ़ी हाई लिखी हुई थी, उसका मैनर, उसके आइडियाज़ वो काफ़ी अच्छी थी। लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो अपने अरूज पे पहुंची और फिर डाई होगी, उसके बाद कोई पोइट्री इस तरह की प्रोड्यूस नहीं हुई। फिर ये जब चासर का आया है, क्योंकि उसके बाद लैटिन को ज़्यादा, फ्रेंच को ज़्यादा वो करते थे, लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, तो इंग्लिश का तो कोई इतना यूज़ ही नहीं करता था। तो फिर ये जब वर्क कंपोज़ होता है और वो इंग्लिश में कंपोज़ होता है और इतनी प्यारा उसमें कंपोज़ होता है, तो ये काफ़ी इन्फ्लुएंस डालता है। और ये एक मूवी है द नाइट्स टेल, ये कैंटरबरी टेल में ही जो सेकंड कैरेक्टर है, एक पहला कैरेक्टर है नाइट का और उसका सन, ये उसके ऊपर बेस्ड है और ये बहुत प्यारी है, चौसर के कैरेक्टर के ऊपर है। अच्छा, चौसर के बारे में अगर थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड के बारे में हम बात करें तो चौसर जो था 14th सेंचुरी का ऑथर है। 14th सेंचुरी इज़ आल्सो नोन एज द एज ऑफ चौसर। कोई पूछे एज ऑफ चौसर कौन सी है तो वो 14th सेंचुरी है। इंग्लैंड और फ्रांस में 100 साल जब जंग शुरू हो गई थी, तो जब शुरू हुई थी तब चासर पैदा हुआ था, लेकिन चासर ने 1399 में इस जंग में हिस्सा भी लिया था और वो कैदी बना लिया गया था। किंग एडवर्ड को चासर से बहुत लगाव था, इसीलिए उसने 16 पाउंड उस वक्त के देकर चासर को वापस छुड़वाया था। और चूंकि चासर का कोर्ट में बहुत आना जाना था, क्योंकि वो छोटी उम्र से ही, इवन 15 साल की उम्र से ही वो कोर्ट में ही अपॉइंट हुआ था और वहीं पे काम करता था, तो रूलिंग क्लास के साथ उसका उठना बैठना था। अक्सर उसको डिप्लोमेटिक मिशंस पर भी भेजा जाता था मुख्तलिफ़ मुल्कों में। तो चासर को ट्रैवलिंग, मुख्तलिफ़ कल्चर्स और लोग और न्यू प्लेसेस देखने का बहुत मौका मिला, और वो जो देखता, सुनता और मुशाहिदा करता, उसको बड़ी खूबसूरती के साथ उसको तहरीर करता था। और अगर हम देखें तो ही वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय इटालियन कल्चर एंड रेनेसां, अर्ली रेनेसां जो उस वक्त इटली में शुरू हो चुका हुआ था, तो वो उनसे बहुत इन्फ्लुएंस था। इसीलिए उसकी राइटिंग में हम देखते हैं कि एक यूनिवर्सैलिटी है, एक वर्सटाइल किस्म का वो लिखता है। अब हम अगर बात करें फेमस ऑथर्स ऑफ 14th सेंचुरी, चासर के अलावा और कौन कौन फेमस थे, तो जॉन बार्बर था और विलियम लैंगलैंड है, पर्ल पोइट से थे, और जॉन गोवर। जॉन गोवर जो था वो बहुत मशहूर था क्योंकि उसने पादरियों और चर्च को सख्त तनकीद का निशाना बनाया था, और उस वक्त चर्च के ख़िलाफ़ लिखना बहुत बड़ी बात थी क्योंकि वो हाई ऑर्डर में थे, पोप सब कुछ था, वो किंग से भी ऊपर था। और चासर ने भी अपनी राइटिंग्स में कैंटरबरी टेल में देखें तो उसने जो रिलीजियस कैरेक्टर थे
उस पे बहुत तंज़ और मज़ाह के उसमें लिखा है, लेकिन जॉन गोवर ने खैर उनको सीरियसली अटैक किया था। इम्पोर्टेंट वर्क्स अगर हम देखें इस एज में, चासर को हटा के, चासर की राइटिंग्स तो वैसे ही फेमस थी, तो जॉन गोवर ने लिखा था कन्फेसियो एमेंटिस इसी एज में। विलियम लैंगलैंड ने लिखा था द गुवेन एंड द ग्रीन नाइट्स, ये एक रोमांस है ऑफ मिडल इंग्लिश पीरियड का, और सादा और बिल्कुल आम बोलचाल वाली ज़ुबान में लिखा हुआ है। और अगर ये एक था एमसीक्यू, जब मैंने पीपीएससी दिया था तो तब ये पेपर में आया हुआ था कि चौसर saw 3 किंग्स इन हिज लाइफ, तो वो कौन कौन से 3 किंग्स थे। नीचे ऑप्शन डिफरेंट गिवन थे। तो चौसर ने अपनी ज़िंदगी में एडवर्ड थर्ड देखा था, रिचर्ड सेकंड देखा था एंड हेनरी फोर्थ देखा था। थैंक यू।